So President appoints Karnataka High Court Judge K. Soma Shekhar as the Chief Justice of Manipur High Court. So now this news might seem simple to you कि भाई कर्नाटका हाई कोर्ट के एक जज थे, उनको अब चीफ जस्टिस बना दिया है. तो लाइक एवरी हाई कोर्ट हैज वन चीफ जस्टिस and there is one chief justice of India also. Who is the present chief justice of India? Justice B.R. Gavai. B.R. Gavai आ गए ना present. Justice B.R. Gavai. B.R. Gavai is the present chief justice of India, CJI. पूरे इंडिया के चीफ जस्टिस. सिमिलरली एवरी हाई कोर्ट हैज वन चीफ जस्टिस. पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस शील नागू. नाउ कम्स द क्वेश्चन. गुरलीन हैज आस्क्ड, सर ये जो अपॉइंटमेंट होती है सर ये सीनियरिटी के बेसिस पे होती है सर ये अपॉइंटमेंट कैसे होती है? सो ऑल योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड इन दिस सेशन. हाउ the judges of higher judiciary, particularly the high court, they are appointed as how the judges are appointed as the judges of high court, and how the Supreme Court judges are appointed, how they are elevated, because they are elevated from the session courts, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एलिवेट होकर वो बन जाते हैं हाई कोर्ट के जज, एंड हाई कोर्ट के जज को एलिवेट करके हम चीफ जस्टिस भी बना देते हैं, एंड फाइनली दे मेक अप टिल द सुप्रीम कोर्ट. तो अब अगर इसको हम एज अ फैक्चुअल न्यूज़ पढ़े तो फिर ये तो इतना ही है कि भाई मणिपुर हाई कोर्ट के एक नए चीफ जस्टिस आ गए हैं जिनका नाम है के सोमा शेखर. अर्लियर ही वाज अ हाई कोर्ट जज इन द कर्नाटका हाई कोर्ट. बट नाउ लेट्स डील दिस न्यूज इन डिटेल. ठीक है, कोलिजियम सिस्टम एंड अपॉइंटमेंट्स. ठीक है, इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? कोलिजियम सिस्टम एंड अपॉइंटमेंट्स. तो ये वाटरमार्क आपको प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहा? ठीक है, कोलिजियम सिस्टम एंड अपॉइंटमेंट्स अगर क्रिएट करा तो हम विदाउट वाटरमार्क भी पढ़ सकते हैं. कोलिजियम सिस्टम एंड अपॉइंटमेंट्स. चलिए, अब आपने में से एक क्वेश्चन पूछा कि सर जुडिशरी में कैसे हम एनरोल कर सकते हैं, कैसे हम एज अ जज बन सकते हैं. तो लोअर जुडिशरी की अगर हम बात करें तो अगर सबसे पहले तो हमें हायरार्की को समझना पड़ेगा कि जुडिशरी की हायरार्की क्या है. हायरार्की अगर मैं क्रिमिनल साइड की बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है. कई स्टेट्स में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी हैं, बट मोस्टली ये एक मतलब आप कह लो थ्योरी के अंदर ही पोजीशन है. प्रैक्टिकली आपको ये कोर्ट्स के अंदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास नहीं दिखेंगे. एक्चुअली सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास में डिफरेंस क्या है? इनकी पावर के अंदर डिफरेंस है. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैज अ पावर टू पनिश अप टिल 3 years. ठीक है, एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर है 1 year. ठीक है, अर्लियर जो फाइन की कैपेसिटी थी, फाइन की कम थी, अब BNSS में बढ़ा दी है. आई थिंक 50,000 या कुछ इतनी कर दी है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की. तो हम इसकी हायरार्की को समझते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. ठीक है, देन एक एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की होती है, वो होती है आपके CJM, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ये एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की होती है, ना कि ये बेसिकली इसके लिए कोई डिफरेंट एग्जाम नहीं होता. देन इसके ऊपर हमारी आ जाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या सेशन कोर्ट्स आ जाते हैं. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट्स जो बड़े बड़े केसेस होते हैं, मर्डर, रेप जैसे केसेस जो हीनियस ऑफेंसेस होते हैं, वो लोअर कोर्ट्स ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के पास नहीं जाते. वो कहाँ जाते हैं? सेशन जज. ठीक है, सेशन जज. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट हम बोलते हैं. सेशन कोर्ट वर्ड यूज़ करते हैं हम क्रिमिनल मैटर्स को वो डील करते हैं, तो हम उनको सेशन कोर्ट बोलते हैं. तो वहाँ पर हमारे पास कौन होते हैं? सेशन जजेस. ठीक है, तो एक सेशन जज होते हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं एक, या सेशन जज बोलो. सिविल केसेस को डील करें तो डिस्ट्रिक्ट जज, अगर क्रिमिनल केसेस को डील करें तो. ठीक है, और इनको असिस्ट करने के लिए बहुत सारे कौन होंगे? ADJs, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज. एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज को एडिशनल बहुत सारे, क्योंकि इतना सारा वर्कलोड है तो देयर विल बी मैनी. अगर आप लुधियाना की बात करें तो आई थिंक इट इज़ मोर देन नियर अबाउट 40 ADJs. ठीक है, इतने होंगे. देन इससे ऊपर हायरार्की में क्या आता है? हाई कोर्ट. ठीक है, हाई कोर्ट जजेस, इनको हम जस्टिस बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम इन्हें? जस्टिस. यहाँ तक हम वर्ड जज यूज़ कर सकते हैं, सेशन जज. यहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं मैजिस्ट्रेट. ठीक है, लोअर जुडिशरी में हम वर्ड यूज़ करते हैं मैजिस्ट्रेट. ठीक है, जज भी यूज़ कर सकते हैं, सिविल जज को हम जज ही बोलते हैं. एंड ये डिस्ट्रिक्ट जज में या सेशन जज को हम सेशन जज बोलते हैं, मैजिस्ट्रेट नहीं बोल सकते हम.
सेशन जज या फिर डिस्ट्रिक्ट जज। और जैसे ही हम हाई कोर्ट तक पहुंचे तो हम वर्ड यूज क्या करते हैं, जस्टिस। एंड देन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वर्ड यूज होता है जस्टिस। ठीक है। अब यहाँ जो ये एग्जाम था जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का, अभी तक इंडिया में क्या होता था कि आप कंप्लीट करो अपनी LLB एंड डायरेक्टली यू गिव द एग्जाम, एग्जाम दे दो आप। ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है जो स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, पर्टिकुलर स्टेट की अलग अलग, जैसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अलॉन्ग विद द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, मिलकर ये क्या करवाते हैं, एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। ये एग्जाम आप क्लियर करो, डायरेक्टली यू गेट enrolled as a judicial magistrate first class. But now recently 2 days back a judgment, Supreme Court judgment came, and now 3-year practice has been made mandatory. Now after completing your LLB, the person has to practice at least for 3 years. 3 years की practice होनी चाहिए. So many candidates, I had a talk with many people, so they told me, sir, particularly this is a not good thing for females. Why? Because females already, there is a pressure from the family, there is a marriage pressure, and there is also other pressures also. So we want to stand on our feet as early as possible. तो एक तो हमारे ऊपर और प्रेशर तो अभी और होगा कि 3 साल कौन वेट करेगा, है कि नहीं। उसके बाद एग्जाम देंगे तो इट इज़ नॉट ए श्योरिटी कि फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लो आप, ये भी नहीं, अटैम्प्ट्स में तो ऐसा समझ में आई। तो अब यहाँ पर 3 इयर्स की प्रैक्टिस मैंडेटरी है। अच्छा, आप ADJ भी लग सकते हैं, इसके लिए भी एग्जाम होता है, तो इसको हायर जुडिशरी का एग्जाम बोलते हैं। या फिर आप एलिवेट होके भी बन सकते हैं। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से आप एलिवेट होके पहले CGM बनेंगे। ये एक्सपीरियंस होता है बेसिकली, कि अगर आपने 7 इयर्स इतना आपका हो गया एक्सपीरियंस, तो वो बेसिकली ये जो होते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही होते हैं। CGM साहब भी, CGM साहब इज ऑल्सो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। It's only that he is having some more experience, he is administratively superior, but इनकी पावर थोड़ी सी ज़्यादा होती है। 7 इयर्स तक की पनिशमेंट की इनकी पास पावर है, 7 इयर्स तक की पावर है इनके पास। समझ में आई। बट हैं ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही हैं। तो इनका ये या इनका डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हो सकते हैं, कोई अगर होंगे तो होंगे, बट इनका सेपरेट एग्जाम कोई नहीं होता कि CGM बनने के लिए सीधा एग्जाम। और एग्जाम इन या तो इस लेवल पे होगा या फिर इस लेवल पे होगा। हाँ बिल्कुल, बट इसके लिए फिर आपको प्रैक्टिस चाहिए। 7 इयर्स की क्या चाहिए, एटलीस्ट 7 इयर्स की प्रैक्टिस चाहिए ना। इसके लिए भी हायर जुडिशरी का एग्जाम लेना तो एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए 7 इयर्स की, देन यू कैन गिव द एग्जाम। ऐसा नहीं कि LLB की और सीधा ही ADJ चले गए, हम ADJ का एग्जाम दे और बन गए हम, ऐसे नहीं बन सकते। 7 इयर्स की मिनिमम प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, उसके बाद यू कैन गिव दिस एग्जाम। तो कुछ जो यहाँ पर वैकेंसीज है फिल की जाती हैं एग्जाम्स के रूप में, और कुछ जो है एलिवेशन होती है। ठीक है, एलिवेट होकर भी तो बनते हैं, और कुछ जो है बार में से भी सिलेक्ट करते हैं, जो बार में से एडवोकेट्स होते हैं जिनकी स्टैंडिंग होती है, काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग होती है, उनको भी। बट राइट नाउ आई एम नॉट कंसर्न विद लोअर जुडिशरी, आई एम सबऑर्डिनेट जुडिशरी बेसिकली। आई एम कंसर्न विद हाई कोर्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी न्यूज़ पढ़ी है कि हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किया है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ द मणिपुर हाई कोर्ट, यही है ना। तो इसके लिए हम समझते हैं कि सर हाई कोर्ट के जज को कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या सिस्टम है बताइए, कॉलेजियम सिस्टम। इज दैट फाइन? कौन सा है ये? कॉलेजियम सिस्टम। अब कॉलेजियम सिस्टम अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर कि कॉलेजियम सिस्टम क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, तो आंसर इज नो, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इट इज अ इवोल्यूशन बाय द जुडिशियल डिसीजंस। इवोल्यूशन कैसे हुआ इसका? बाय जुडिशियल डिसीजंस। तो ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से ही इवॉल्व हुआ है ये प्रोसेस, कॉलेजियम सिस्टम का प्रोसेस, कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये कैसे अपॉइंट होंगे, तो ये कॉलेजियम सिस्टम से अपॉइंट किया जाएगा। कॉलेजियम सिस्टम क्या है वो हम समझेंगे। कॉलेजियम सिस्टम इज अ सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। तो ये याद रखना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए है कॉलेजियम सिस्टम। इट इज नॉट रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टेड इट हैज इवॉल्व्ड थ्रू द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से ये मेथड आया है कि कैसे अपॉइंट करना है। अंडर द सिस्टम इसमें क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रेकमेंड्स द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ द जजेस। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट की बात करेंगे आप, तो भाई कॉलेजियम सिस्टम में, कॉलेजियम इज ग्रुप, कॉलेजियम इज ग्रुप, तो एक ग्रुप ऑफ जजेस
डिसाइड करेंगे, नेम रेकमेंड करेंगे टू द गवर्नमेंट कि वी हैव शॉर्टलिस्टेड दीज पीपल एंड दीज पीपल आर फिट टू बी एलिवेटेड टू बिकम द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। तो उस कॉलेजियम में कौन कौन होगा? 5 होंगे टोटल। 1 इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर 4 आर द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो टोटल 5 हो गए ना, तो ये नेम रेकमेंड करेंगे। तो बेसिकली यू विल बी थिंकिंग दैट कि सर ये जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं, व्हाई नॉट द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट करवा ले, या गवर्नमेंट क्यों नहीं सिलेक्ट कर सकती कि किसको बनाना है? बिकॉज यू नो दैट डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स होते हैं। 4 पिलर्स कौन से हैं? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड फोर्थ कौन सा है? प्रेस, ठीक है, जिसको हम मीडिया बोल देते हैं। तो 4 पिलर्स होते हैं एंड यू नो दैट देयर इज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। भाई द पार्लियामेंट विल मेक द लॉ, उसका डोमेन ही है, वो लॉ बनाएगी। एंड पार्लियामेंट विल हैव अ चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब कौन सी? सरकार, द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो सरकार कहीं अपनी अथॉरिटी को अब्यूज ना करे तो पार्लियामेंट बैठी हुई है। पार्लियामेंट ऐसे वैसे लॉ ना पास करे तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव बैठी हुई है। एग्जीक्यूटिव रेकमेंड कर सकती है प्रेसिडेंट को, द हाउस नो लॉन्गर रिप्रेजेंट द विशेस ऑफ द पीपल, डिसॉल्व कर दो हाउस को। तो है ना चेक बैलेंस। सिमिलरली पार्लियामेंट कोई ऐसे लॉ पास कर दे आज कि भाई जो क्लैट का एग्जाम है वो सिर्फ लड़के ही देंगे, लड़कियां नहीं दे सकती, ऐसा कोई नोटिफिकेशन पास कर दे, बताओ आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? आपको लगेगा ना कि ये सरकार, ये पार्लियामेंट तो तानाशाह हो गई है। तो आप चेक बैलेंस में रखने के लिए हमारे पास कौन सा है? फिर जुडिशरी है। जुडिशरी कह रही है कि लॉ बनाओ आप, बट ऐसे लॉ नहीं होने चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहे हो? वायलेट करते हो। गवर्नमेंट कुछ ऐसा ना कर रही हो कि जो सिटीजन्स के राइट को क्या कर रहे हो। तो चेक में रखने के लिए कौन है? जुडिशरी। अब जुडिशरी में अगर जजेस को गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ रह जाएगी? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं रहेगी ना। एंड क्योंकि गवर्नमेंट विल अपॉइंट ओनली दोज जजेस हु विल टो द लाइन ऑफ द गवर्नमेंट। बोलो यस और नो? इफ यू विल सी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको देखा आपने कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो किसकी प्राइमेसी है? एग्जीक्यूटिव की है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कौन अपॉइंट करता है? ठीक है। देन आप बात कर लीजिए, इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज हैं हमारे यहाँ, यूपीएससी के चेयरमैन की बात कर लीजिए, इलेक्शन कमीशन की बात कर लीजिए, इंफॉर्मेशन कमीशन की बात कर लीजिए, सीबीआई के हेड की बात कर लीजिए, जितनी भी हैं ये सारे कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट। तो वो तो गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में है, आई बात समझ। और जुडिशरी भी अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में चली गई तो फिर तो डेमोक्रेसी का तो फिर क्या ही होगा, हम तो कुछ नहीं कह सकते, है ना। तो इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व किया कि भाई जजेस ही डिसाइड करेंगे, बट इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। नेपोटिज्म, डिसएडवांटेजेस है कि भाई भतीजावाद, जज के ही बच्चे आगे जज बनते जाएंगे, ऐसे समझ में आई बात। तो इसके भी जो है आपको मिलेंगे कि ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेजेस यू विल सी। तो बट अभी आपको समझ में आया कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है, कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में कॉलेजियम में कितने मेंबर होते हैं? 5। अगर हाई कोर्ट के जज को एलिवेट करना है तो कॉलेजियम में कितने मेंबर होते हैं? 3। ठीक है, 3। ट्रांसफर की बात तो मैं अभी कर ही नहीं रहा, अभी तो मैं कर रहा हूँ सिर्फ अपॉइंटमेंट की बात। ट्रांसफर तो इट कुड बी फॉर एनी पर्पस, बस एज अ पनिशमेंट नहीं होना चाहिए वो ट्रांसफर कि इसने फैसला हमारे हक में नहीं सुनाया तो हम ट्रांसफर करें। वो एक रूटीन मैटर होता है, क्योंकि अगर एक ही जगह पर एक जज साहब को अगर आप अपॉइंटेड रखोगे तो उनके कनेक्शंस बनने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे वो उस जगह के अंदर लोग उनको जानने लगते हैं, तो फेवरिज्म आना शुरू हो जाता है। तो वो ट्रांसफर करते रहते हैं कि एक जगह पर ऐसा ना हो कि इनके बहुत सारे कनेक्शन बन जाए और फेवरिज्म आ जाए, है ना, किसी के लिए। ट्रांसफर का प्रोसेस अभी देखेंगे, अभी हम अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं। तो अपॉइंटमेंट के लिए देखो, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है ना, तो 2 कोलिजियम्स हैं। एक तो हाई कोर्ट का ही कोलिजियम जिसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एंड प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट। समझ में आया? हाई कोर्ट के जज, अगर किसी पर्सन को हाई कोर्ट के जज के लिए अपॉइंट करना है आपको, तो पहले तो हाई कोर्ट का कोलिजियम डिसाइड करेगा कि किस पर्सन को हम इसको हम मानते हैं कि दिस पर्सन शुड बी एलिवेटेड एज अ बिकम पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। देन हाई कोर्ट कोलिजियम जब ये शॉर्टलिस्ट कर लेगा, तो हाई कोर्ट कोलिजियम शॉर्टलिस्ट करने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद, ये जो है अपनी रिपोर्ट भेजी जाएगी चीफ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट।
चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट को भेजा जाएगा एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी इंक्वायरी होती है जजेस की कि इस बंदे को एलिवेट करना है कि नहीं करना। आईबी की इंक्वायरी करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट भेजेंगे गवर्नर को। गवर्नर देन विल सेंड द रिपोर्ट टू दी लॉ मिनिस्ट्री, टू दी सेंटर, ये जो लॉ मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट की, लॉ मिनिस्ट्री देन विल कंसिडर इट एंड वहां पर जो इंक्वायरीज उन्होंने करवानी है लॉ मिनिस्ट्री करवाने के बाद लॉ मिनिस्ट्री विल सेंड इट टू दी सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम जो है सीजीआई प्लस अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट will decide and will also make inquiries, and finally the collegium of the Supreme Court will recommend to the law ministry that these people have been shortlisted. Now the law ministry, if they are not ready to select any of the persons shortlisted because they have some reservations about those people कि हम इनको judges नहीं appoint करना चाहते, we have some doubts, we have some reservations, then law ministry can refer it back to the collegium. But if the collegium again reconsiders and again send it back to the ministry, now the ministry is bound and ministry will have to select from those peoples and उसी में से किसी न किसी जज को क्या करना पड़ेगा, एलिवेट करना पड़ेगा। ये है हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का तरीका। क्या है बताओ? पहले हाई कोर्ट का कोलिजियम जिसमें कितने होते हैं, 3, देन रिपोर्ट जाएगी चीफ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर की रिपोर्ट गवर्नर को, गवर्नर की रिपोर्ट लॉ मिनिस्ट्री को, लॉ मिनिस्ट्री भेजेगी सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के पास, कोलिजियम फाइनल सिलेक्शन करने के बाद लॉ मिनिस्ट्री एंड लॉ मिनिस्ट्री फिर उसमें से आगे रेकमेंड करेगी प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर साहब बोलेंगे प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट साहब इनको आप, तो फाइनली प्रेसिडेंट साहब क्या कर देंगे, देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। क्या बोलते हैं इसे? कोलिजियम सिस्टम तो डिसीजन से इवॉल्व हुआ है, बट ये सिस्टम कि पहले हाई कोर्ट का कोलिजियम होगा, फिर चीफ मिनिस्टर के पास जाएगा, फिर गवर्नर के पास जाएगा, फिर लॉ मिनिस्ट्री के पास जाएगा, ये है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। और ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर गवर्नमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर डिसाइड किया हुआ है कि इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे। अब हाई कोर्ट के जजेस समझ में आया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस समझ में आया। सुप्रीम कोर्ट में इतना तामझाम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में तो बस सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम है, वही डिसाइड करेगा और वो डिसाइड करके कहाँ भेजेगा, लॉ मिनिस्ट्री में। तो देखो, the government can also raise objection and seek clarification regarding the collegium choices, but if the collegium reiterates the same names, the government is bound to appoint them to the post. समझ में आई? Now the constitutional provisions, अब पहले बात करते हैं कि हमारे इंडिया में प्रोविजंस कौन सी हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो सबसे पहले 124 आर्टिकल है हमारे पास। इट टॉक्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट जजेस शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर, क्या लिखा है यहाँ पर वर्ड, कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द High Courts and Supreme Court as the President may deem necessary. The CJI is to be consulted in all the appointment except his or her. तो CJI जो होते हैं वो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो BR गवई प्रेजेंटली वो सीनियर मोस्ट जज है तो वो बन गए, बट अब सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है तो उसके लिए आर्टिकल कौन सा है बताइए? 124 क्या कहता है? 124 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आफ्टर, वर्ड क्या यूज हो रहे हैं यहाँ पर, कंसल्टेशन किसके साथ करनी है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ। अब प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। अब सारा मुद्दा इस वर्ड कंसल्टेशन को ही लेकर है कि कंसल्टेशन का मतलब है कि सिर्फ राय लेना, ये कंसल्टेशन का मतलब है कॉन्करेंस, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब एग्री ही करना पड़ेगा, जो मैंने बोला उसके साथ आपको एग्री ही, तो वर्ड यूज है कंसल्टेशन। अब इसको हम बस कंसल्टेशन को हम बोले कि जस्ट हैव अ ओपिनियन, कि आपका व्यू क्या है, बस उसके बाद मर्जी मेरी चलेगी। और कॉन्करेंस का मतलब है कि प्रेसिडेंट इज बाउंड विद द व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो सारा मेन जो ये इवोल्यूशन हुआ कोलिजियम सिस्टम का, इस वर्ड कंसल्टेशन पर ही हुआ है। इसके ऊपर हमारे पास 3 केसेस आए थे, उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। देन 217 टॉक्स अबाउट आर्टिकल हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट। हाई कोर्ट जजेस शुड बी अपॉइंटेड बाय, देखो ये याद रखना कि गवर्नर नहीं अपॉइंट करता, कौन करता है? सोमाशेखर। अभी भी हमने देखा कि मुर्मू जी ने अपॉइंट करा है, बोलो यस और नो उनको, चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। तो प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द CJI and the governor of the state, the chief justice of the high court concerned too should be, तो हमें पता ही है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, उनका तो कोलिजियम बैठ के सारी रिपोर्ट ही भेजता है, बोलो यस और नो। आई बात समझ या नहीं? नाउ लेट्स कम टू द कोलिजियम सिस्टम, इवोल्यूशन ऑफ द कोलिजियम सिस्टम। तो इसका इवोल्यूशन देखो, सबसे पहले कौन सा केस आया? फर्स्ट जज केस। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट जज केस। ये कब आया है? 1981 में। इस केस का नाम है SP गुप्ता
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको फेमसली बोलते हैं फर्स्ट जज केस, ठीक है, फेमसली नोन एज फर्स्ट जज केस। इट वाज द 7 जज बेंच डिसीजन, 7 जजेस बैठे थे, 4:3 की जजमेंट आई थी। तो इसमें पता क्या बोला इन्होंने कि सर जो ये वर्ड आर्टिकल 124 में कंसल्टेशन लिखा हुआ है, व्हाट डज इट मीन? तो इन एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द वर्ड कंसल्टेशन मीन्स only to have a view, that's it, but the president is not bound by the views of the Supreme Court judges. So that means who have the primacy in appointing the judges of the Supreme Court? बताइए, president means the executive, executive means the government, because उनके तो व्यूज ही लेने, बस करनी तो अपनी मर्जी है, तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी गई, वायलेट होगी। बट ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लीजिए interpretation of the word consultation. It was held that the word consultation in Article 124 of the does not mean concurrence. Does not mean concurrence. Instead, only involves the exchange of views. It gives the executive primacy. Now comes the second judge case. तो देखो ये 1981 से लेके 1993, मतलब ऑलमोस्ट 12 ईयर्स तक यही चलता रहा कि गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती थी। नाउ इस केस को बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, ठीक है, स्कोरा, ठीक है, SCAORA, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ वही पर्सन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर वो कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं या आर्ग्यू कर सकते हैं, दोज हु आर एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, AOR बोलते हैं उनको। इसका एक एग्जाम होता है AOR का। तो इफ यू हैव कंप्लीटेड LLB एंड यू हैव बिकम एन एडवोकेट, तो ऐसा नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर लोगे सीधा, उसके लिए पहले एग्जाम देना पड़ेगा AOR का, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993, दिस इज नोन एज सेकंड जज केस एंड 9 जजेस बेंच। ऑब्वियसली ये 7 जजेस से कम का बेंच नहीं हो सकता, क्योंकि जो अर्लियर जजमेंट है उसी को लेकर दोबारा चैलेंज हुआ है ना ये, तो ऑब्वियसली लार्जर बेंच के पास जाएगा, और लार्जर बेंच कितने हैं? 9 जजेस बेंच। इसमें 7:2 की मेजॉरिटी से इन्होंने रिवर्स कर दिया, इन्होंने बोला द वर्ड कंसल्टेशन मीन्स कॉन्करेंस। क्या बना दिया उसको? कॉन्करेंस मीन्स कि द व्यूज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट जजेस जो भी हैं इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो द एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी वाज टेकन अवे बाय द सेकंड जज केस। यू कैन सी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। द फर्स्ट जज केस वाज ओवर रूल्ड द कोलिजियम सिस्टम। नाउ अब आपसे पूछा जाए कोलिजियम सिस्टम किस में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आप बोलेंगे सेकंड जज केस में इंट्रोडक्शन ऑफ द collegium system was introduced. The word consultation was read as a concurrence and judicial primacy was given for the over the executive primacy. Binding nature of the CJI advice, it was decided that advice tendered by the CJI in regard to the appointment of judges to the Supreme Court is binding on the president. But अब सिर्फ CJI नहीं, CJI is required to consult the, क्या लिखा है यहाँ पर, 2 of the senior most judges of the Supreme Court. तो second judge केस में collegium छोटा था, 1 CJI plus 2 senior most judge of the Supreme Court. But now comes the third judge case, concurrence. मेजॉरिटी 3 है ना, समझ में आया ना? तो अगर CJI प्लस अदर एक और जजेस या मान लो दोनों ही अपोज हो कि ये बंदा ठीक नहीं है, तो फिर CJI की नहीं ना, समझे? अभी आगे जाके क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी सेकंड जज केस में कोलिजियम सिस्टम आ गया, उन्होंने प्राइमेसी जुडिशियल प्राइमेसी दे दी, और कोलिजियम छोटा है अभी, कितना है? CJI प्लस 2। बट अब थर्ड जज केस आ गया। थर्ड जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि भाई जुडिशियल प्राइमेसी रहेगी, जुडिशरी डिसाइड करेगी, बट अब कोलिजियम को बड़ा कर दिया, CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, बस यही डिफरेंस आया। तो इस केस का नाम है, थर्ड जज केस को बोलते हैं इन री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। बेसिकली इसको ऐसा क्यों बोलते हैं री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट KR नारायणन ने एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजी थी सुप्रीम कोर्ट को कि सर जो मीनिंग कंसल्टेशन है जो आर्टिकल 124 और 217 में लिखा हुआ है, तो ये इसका मतलब कंसल्टेशन का मतलब क्या है कि सिर्फ CJI को कंसल्ट करना है या प्लूरैलिटी ऑफ जजेस को कंसल्ट करना है, मतलब सिर्फ CJI को कंसल्ट करना है या प्लूरैलिटी ऑफ जजेस को कंसल्ट करना है। तो फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको मॉडिफाई किया कोलिजियम सिस्टम को, उन्होंने बोला द CJI शुड कंसल्ट कोलिजियम ऑफ, CJI साहब को भी कंसल्ट करना पड़ेगा किसको? 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब आपका क्वेश्चन है गुरलीन, इवन इफ 2 जजेस गिव्स एन एडवर्स ओपिनियन दे शुड नॉट सेंड द रिकमेंडेशन टू द, तो 5 आउट ऑफ अगर
2 ने भी अगर एडवर्स ओपिनियन दे दिया तब भी नहीं भेजना। देखो मेजॉरिटी अभी फिर भी उसको रेकमेंड करने के लिए कह रहे, 3 जजेस है ना, 3:2 अगर हो भी जाए तब भी कह रहे हैं रिकमेंडेशन नहीं भेजनी, अगर 2 जजेस ने भी मना कर दिया। इज दैट फाइन? तो यहाँ कोलिजियम सिस्टम तो यहाँ खत्म हो जाता है। बट उसके बाद ना अभी कुछ राइटर्स या कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि 4th जज केस भी आ गया है। 4th जज केस कौन सा है जी? 2014 में आया है। 4th जज केस बोल देते हैं, या इसको हम NGAC भी बोल देते हैं। अब गवर्नमेंट बड़ी परेशान, गवर्नमेंट ने बोला यार हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, जुडिशरी को कैसे कंट्रोल करें। तो गवर्नमेंट ने 2014 में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया, आर्टिकल 124 को अमेंड कर दिया। आर्टिकल 124 में लिखा ना, प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर कंसल्टेशन, ये वो, इसको ही अमेंड कर दिया ना। मतलब कहानी कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके कौन सा आर्टिकल ऐड कर दिया? 124A। और अब बोल दिया कि भाई जो कोलिजियम से अपॉइंटमेंट नहीं होगी, एक कमीशन बनाई जाएगी जिसको हम जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बोलेंगे। इसके अंदर कौन होगा? इस कमीशन का चेयरपर्सन कौन होगा? CJI। और इसके अंदर 2 सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी होंगे। तो CJI प्लस 2 3 हो गए। और कौन होगा बताओ जरा? यूनियन मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, तो यहाँ पर मैं लॉ मिनिस्टर लिख देता हूँ। फिर 2 एमिनेंट पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय द कमिटी, 2 लोग और भी होंगे। बट 2 लोगों को चुनेगा कौन? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द हाउस ऑफ द पीपल। और अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है तो लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन द हाउस ऑफ पीपल। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो लॉ मिनिस्टर के साथ 2 और हैं, तो चलो 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए। और इनको 2 एमिनेंट ज्यूरिस्ट और ये लॉ मिनिस्टर, ये तो सारे एग्जीक्यूटिव के ही पार्ट होंगे, तो 3-3 बराबर हो गए। आगे देखो, फिर आगे लिखा है, प्रोवाइडेड दैट वन ऑफ द एमिनेंट पर्सन शैल बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग द मेंबर बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वन ऑफ द एमिनेंट मेंबर एंड minorities or women, provided further that eminent person shall be nominated for a period of 3 years and shall not be eligible for the renomination। तो उन्होंने बोला जी ऐसे डिसाइड होगा। मतलब यहाँ पर बेसिकली इन्होंने प्राइमेसी जो देना चाह रहे हैं, ये देना चाह रहे हैं एग्जीक्यूटिव को दोबारा, कि एग्जीक्यूटिव के हाथ में प्राइमेसी आ जाए। तो अब NGAC आया 2014 में, इसको 4 जज केस बोलते हैं। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बहुत बार एग्जाम्स में मैंने देखी है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट NGAC वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो आपको टिक करके आना 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, 2014। इट इंट्रोड्यूस द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, दिस एक्ट वाज पास। अब जब ये एक्ट पास हुआ तो इसको चैलेंज कर दिया, लॉ को, इस लॉ को चैलेंज कर दिया कि सर द बेसिक स्ट्रक्चर, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द बेसिक स्ट्रक्चर, सर दिस लॉ हैज वायलेटेड द बेसिक स्ट्रक्चर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है इसको एनालाइज किया, इसके ऊपर जजमेंट दी, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या डिक्लेयर कर दिया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दोबारा से कोलिजियम सिस्टम दोबारा रीइंस्टेट हो गया, दोबारा से। तो मतलब यहाँ पर मतलब टग ऑफ वॉर इज गोइंग ऑन, टग ऑफ वॉर। वो कहते हैं कि हम हमारे पास प्राइमेसी आ जाए, ये कह रहे हैं हमारे पास ही रहे। तो बट सुप्रीम कोर्ट ने तो जो डिसीजन दिया, आई डोंट थिंक सो कि इट इज रॉन्ग, बिकॉज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, अगर ये एग्जीक्यूटिव के हाथ में चला गया देन तो जुडिशरी भी फिर हम कह नहीं सकते कि भाई वो बायस, मतलब इंडिपेंडेंट रहेगी और अनबायस्ड रहेगी। अब कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चैलेंज हो गई। इट वॉज कंटेंडेड दैट इट वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड and it was argued that 99th amendment which provided for creation of NGAC took away the primacy of the collective opinion of the CJI and the 2 senior most judges of Supreme Court, as a collective recommendation could be vetoed or suspended by a majority of 3 non-judge members। जो non-judge member है वो वीटो कर दें तो क्या होगा फिर? तो फिर उनकी बात नहीं मानी जाएगी, तो चलेगी ना प्राइमेसी? बोलो यस और नो। It stated that amendment severely damaged the basic structure of the constitution, of which the independence of judiciary is the appointing judges of the high judiciary was an integral part। तो therefore return to the collegium, वापस आ गए हम collegium पे। तो 4 जज केस ये था हमारा। देन अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हो तो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? तो पहली रिक्वायरमेंट है सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड सेकेंड है एटलीस्ट 5 years जज ऑफ 5 साल जज रहे हो हाई कोर्ट के, या फिर एक हाई कोर्ट के या 2 हाई कोर्ट के, मतलब 2 साल एक हाई कोर्ट में, 3 साल एक हाई कोर्ट में मिलाकर, और मोर सच हाई कोर्ट इन सक्सेशन, और एटलीस्ट 10 years एज एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट। तो या तो 5 साल जज रहे हो हाई कोर्ट के, या 10 साल एडवोकेट रहे हो किसके? हाई कोर्ट के। तो ये हो गया। और तो 2 हो गया, पहला सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये तो है ही है ना।
तो या तो 5 साल आप रहे हो जज हाई कोर्ट के, या फिर 10 साल रहे हो एडवोकेट हाई कोर्ट के, और तीसरा है या फिर आप प्रेसिडेंट के ओपिनियन के अंदर एक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट हो। आज तक इस कैटेगरी में किसी को अपॉइंट नहीं किया गया डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट, ठीक है, समझ में आई। तो बट 3 कैटेगरीज के लोग जा सकते हैं कि नहीं, बोलो यस और नो। याद रखना हाई कोर्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए, और एटलीस्ट 10 years हेल्ड एज अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ जुडिशियल ऑफिस। बस अब मुझे बताओ कि कौन सा, सेशन जज, 10 साल तक कम से कम क्या रहे हो, सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट जज रहे हो, और हैज बीन 10 years तक एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट के, ठीक है। बस इनमें 2 ही हैं बस, या तो 10 साल आप जज रहे हो लोअर कोर्ट के, और या फिर आप 10 years एडवोकेट रहे हो किसके, हाई कोर्ट के। इज दैट फाइन, बोलो। देन मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, तो ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर मैं आपको बता चुका हूं। मेमोरेंडम प्रोसीजर याद है कि नहीं, कि हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए क्या है मेमोरेंडम प्रोसीजर, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट मस्ट कंसल्ट विद द 2 senior most judges, they can send their recommendation to the chief minister, the governor and the CJI. The governor on the advice of the chief minister will send the proposal to the ministry of law, then ministry of law will do the background check, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट और ये सब। मैं इवन आपको बताऊं, ये जजेस के फेसबुक अकाउंट्स को भी चेक करते हैं कि फेसबुक अकाउंट्स में इन्होंने क्या क्या लाइक कर रखा है क्या। एक जज साहब थे जिनका नाम रेकमेंड किया कॉलेजियम ने, तो गवर्नमेंट ने आईबी इंक्वायरी करवाई। गवर्नमेंट ने बोला कि इनकी जो आइडियोलॉजी है, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उनकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट ऑपोजिशन पार्टी को उन्होंने कुछ लाइक किया होगा, तो उन्होंने बोला कि इनका नेम हम रेकमेंडेशन जो दिए हम इनको नहीं सिलेक्ट करेंगे। बट अगर कॉलेजियम दोबारा रीएटरेट कर दे फिर तो वो बाउंड ही हो जाएंगे। तो मतलब फेसबुक तक वो चेक करते कि इन्होंने क्या क्या लाइक किया, ऐसा सब चेक होता है। Then finally the Supreme Court Collegium will consider it, and finally the Supreme Court Collegium will send it back to the Law Ministry. Law Minister फिर Prime Minister को भेजेगा, then President। समझ में आया? क्रिटिसिज्म क्या है कॉलेजियम सिस्टम का, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। एंड नेपोटिज्म, नेपोटिज्म पता है ना, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म। देन जुडिशियल वैकेंसीज, आप कॉलेजियम इतनी वैकेंसीज है, कॉलेजियम तो अपनी तरह से ट्राई कर रहे हैं वैसे, बट कई बार ज्यादातर वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। देन अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, तो ये कहते हैं कि जुडिशरी के पास ही इतनी सारी पावर आ जाएगी फिर आप, क्योंकि इनमें भी तो चेक रखो, जुडिशरी को कौन चेक में रखेगा। देन लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, नो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। इस पे ना एक मैंने ये स्लाइड ही आपको बना के दिखाई है कि हाई कोर्ट के जज में कॉलेजियम में कितने होते हैं बताओ, चीफ जस्टिस एंड जज 1 एंड जज 2, 3 हो गए। अब हाई कोर्ट के जज अपॉइंट होने के लिए एक तो या तो आप जुडिशियल ऑफिसर रहे हो 10 साल तक, बोलो यस और नो, या 10 साल तक आप क्या रहे हो, ये बार में से है ना। ये क्या है कंसिडर, यहाँ पर है कि 66% पोस्ट आर रिजर्व आर फॉर द मेंबर ऑफ द, मतलब बेसिकली जो एडवोकेट है 10 साल से हाई कोर्ट में उनके लिए, एंड बाकी 33 वाली % पोस्ट है जुडिशियल, तो मतलब जो 10 साल नीचे जो सेशन कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या रहे हैं, तो ऐसे जाते हैं हाई कोर्ट के अंदर। अगर आप बार में से सेलेक्ट कर रहे हो, मतलब एडवोकेट साहब को एलिवेट कर रहे हो, तो उनमें चेक क्या किया जाता है, मेरिट एंड इंटेग्रिटी, कैंडिडेट की एज कितनी है ये भी चेक किया जाएगा, 45 to 55 ईयर्स के अंदर होना चाहिए कैंडिडेट। अगर कम एज का है तो फिर रिलैक्सेशन दी जा सकती है, बट वो बंदा आउटस्टैंडिंग मेरिट का होना चाहिए, वो एडवोकेट साहब, ठीक है। वो इनकम टैक्स एसएससी होने चाहिए, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो, मिनिमम इतनी 7 लाख पर एनम इनकी प्रोफेशनल इनकम रही हो, ठीक है। प्रो बोनो वर्क उन्होंने किया है या नहीं किया, प्रो बोनो मतलब फ्री किया है या नहीं किया, देन उनकी ये मतलब ये सारी चीजें कंसिडर की जाती हैं। जजेस की जो असेसमेंट होती है कि क्या चेक करते हैं, वो कॉलेजियम क्या चेक करता है, कॉलेजियम चेक करता है कि उन्होंने उनकी कमांड कितनी है जजेस की लैंग्वेज के ऊपर, उन्होंने अपनी जो जजमेंट दी है उसमें रीजनिंग कैसी दी है, फैक्ट्स को कैसे और इश्यूज को कैसे उन्होंने अलग अलग करा है, देन उनकी नॉलेज कितनी है, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस कैसे किया है जज साहब ने, तो तभी तो उनको एलिवेट करेंगे कि ये जो जज साहब है बहुत ही आउटस्टैंडिंग मेरिट के हैं, तो इनको एलिवेट कर दो कहाँ पर, आप हाई कोर्ट की। समझ में आ रही बात या नहीं? तो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। फर्दर प्रोसेस इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट, तो ये हम डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कॉलेजियम से फिर चीफ मिनिस्टर, देन गवर्नर, देन ये सब हम, अगर आप ये वो देखोगे ना, एक वैसे ये मैंने सारा कुछ बना तो दिया, बट एक डायग्राम देख लोगे उसी से समझ में आ जाएगा। तो डायग्राम आई थिंक मिसिंग है, वो स्लाइड के अंदर रह गया।
चलिए, इज दैट फाइन? क्लियर हो गया? कोलिजन सिस्टम अपार्टमेंट वाला ये सारा कंप्लीट हो गया हमारा।